हाँ दोस्तों, हाँ ठाकुर दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉपर्टी के लेन देन में पैसा कब देना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैश में लेन देन होता है कि नहीं, नगद कैसे करते हैं, एमओयू कब करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल कब करते हैं, डीड ऑफ असाइनमेंट कब करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। कौन से चार्जेस लगेंगे, स्टैम्प ड्यूटी कैसे, रजिस्ट्रेशन, कैपिटल गेन। तो थोड़ा फाइनेंस रियल एस्टेट के जो भी रहते हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप लोग ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अभी जैसे चलो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऐसे दो तरह के होते हैं। ज़्यादातर कोशिश करो कि आपके पास मतलब कोई ना कोई सीए का कांटेक्ट हो, वो सही आदमी, क्योंकि कभी कभी ना बदलते रहते हैं कानून जो है देश के, तो वो अभी लेटेस्ट क्या है वो आपको बता देगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऐसा होता है, जो भी पैसा आप बनाते हो, अगर वो मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी ली है और 2 साल से पहले बेच रहा हूँ, तो आपको सीधा फ्लैट उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जो भी स्लैब में आप होते होंगे। ठीक है, ये आपका पर्सनल इनकम के ऊपर भी रहता है। फिर भी सीए से चेक कर लेना, तो उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं रहते हैं, आपको भरना ही है। समझो मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 1.5 करोड़ में बेचा, 50 लाख का मेरे को कैपिटल गेन हो गया, तो 50 लाख पे जो भी मान लो 30% है तो गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म है। पर लॉन्ग टर्म रहता है कि आपने 2 साल से ज़्यादा, पहले ये 3 साल था, अभी 2 साल हो गया, 3 साल तक होल्ड किया या 2 साल तक होल्ड किया, उसके बाद बेच रहे हो, तो कैपिटल गेन तब भी लगता है, लेकिन आप उसको पूरा का पूरा बचा सकते हो। वो कैसे? आप उसको वापस से री इन्वेस्ट कर सकते हो प्रॉपर्टी को। 2 से 3 साल के अंदर में वापस से अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो, वो भी अगेन सीए से चेक कर लो क्या लेटेस्ट है, ये कि 1 साल है या 2 साल है। तो वो अगर वापस से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में डाल रहे हो तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो इस तरह से रहता, नहीं तो कैपिटल गेन अकाउंट रहता है, उसमें आप पैसे रख सकते हो, बाद में जब भी घर खरीदोगे तब उसको यूज़ करना। और जो भी कैपिटल गेन होता है, मान लो आपने कभी प्रॉपर्टी 10 लाख की खरीदी थी, आज वो 1 करोड़ की हो गई, बट वो 50 साल पहले है, तो ऐसे नहीं कि आपको 90 लाख के ऊपर कैपिटल गेन बैठेगा। इंडेक्सेशन होता है एंड वो डिपेंड करता है, तो आप देखोगे कि बहुत कम अमाउंट होगी जिसके ऊपर आपको कैपिटल गेन लगेगा। तो कैलकुलेट करते हैं कि बेस ईयर कौन सा था, उस हिसाब से वो सीए करके देता है। तो ये हो गया कैपिटल गेन का। अब इसमें एक चीज़ आती है कि एनआरआई से अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो अगर जैसे इंडियन से प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, तो क्या होता है कि 50 लाख तक तो ठीक है, 50 लाख के ऊपर अगर सौदा है तो बायर क्या करता है, 1% टीडीएस काट के पैसा देता है। ठीक है, मतलब 50 लाख का सौदा हुआ तो 50 लाख ना देके 50,000 उसमें से कम करके उनको 4950 देंगे, 50,000 टीडीएस। फॉर्म 26 क्यूबी रहता है, आप ऑनलाइन कर सकते हो, उसको पेमेंट करके उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आपके नाम पे मैंने टीडीएस पे कर दिया। टीडीएस मतलब जैसे एडवांस टैक्स पे कर दिया। तो जो सेलर है, ऐसे नहीं कि उसका गया 50 में से कट गया, वो पैसा वापस से रिइम्बर्स कर सकता है। या उसको अगर मान लो 1 लाख टैक्स भरना था, तो 50 क्योंकि टीडीएस भरा हुआ है तो 50 ही उसको भरना पड़ेगा। बट ये बायर की लायबिलिटी है, ऐसे नहीं 50 का 50 पूरा दे दिया तो नोटिस आ जाएगा आपको, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड फिर जाएंगे ना इनकम टैक्स के पास, 50 लाख के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अब ये हो गया इंडियन के केस में 1% टीडीएस 50 लाख के ऊपर काटना पड़ता है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर की लायबिलिटी है। अब जब एनआरआई केस होता है तो उसमें ज़्यादा लगता है, तो एनआरआई केस में मतलब 20%, 22-23% तक जाता है। तो ये पैसा अगर मान लो 1 करोड़ का है, तो पता लगा 77 ही उसको देना है, 23 तो उसका क्या इसमें भरना है, टीडीएस भरना है। तो ये वाले केस में क्या होता है, एनआरआई केस में वो अपना टैक्स एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और वो एग्जेम्पशन का एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो फिर वो कम हो जाता है। तो इस हिसाब से वो लोग अपना कम करा सकते हैं टैक्स एग्जेम्पशन। बहुत सारे सीए हैं, ये काम वो लोग करके दे देते हैं। बट इसमें दोनों को क्या करना पड़ता है, टैन नंबर निकालना पड़ता है, बायर को भी सेलर को भी, क्योंकि इतना अमाउंट अगर टीडीएस काटना है 1% के लिए नहीं काटना पड़ता इंडिया के केस में। जब एनआरआई से बाय कर रहे हो तब ये ज़रूरी होता है, और यहाँ भी बायर की लायबिलिटी होती है। तो कभी भी प्रॉपर्टी अगर एनआरआई से खरीद रहे हो तो बहुत केयरफुल रहो और ये चीज़ों को जानो। कई बार लोग जानते नहीं हैं और कर लेते हैं सौदा। एनआरआई क्या होता है, अगर इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो 6 महीने से बाहर अगर कोई है, वजह कुछ भी हो, तो उसको एनआरआई कंसिडर किया जाता है। 180 डेज से ज़्यादा अगर आउट ऑफ इंडिया आप हो तो आप एनआरआई हो। फिर उनके एनआरओ अकाउंट वगैरह रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जो भी बता रहा हूँ, मेरी उतनी एक्सपर्टाइज़ वो नहीं है फाइनेंस की। आप अपने सीए को ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, यहाँ से जस्ट आपको एक आइडिया मिल रही कि क्या होता है। ये हो गया। अब जो भी आप प्रॉपर्टी कभी भी खरीदते हो तो और क्या आता है फाइनेंस का, एक होता है कि स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है। तो स्टैम्प ड्यूटी जैसे यहाँ पर अगर मैं पूना में बात करूँ, हम लोग हैं तो 6% है, पर 1% मेट्रो सेस लग जाता है, तो 7% भर रहे हैं।
अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, कहीं पे 3 होगा, 5 होगा, किसी पे 8 होगा। तो आप अपने स्टेट का चेक कर लेना, मेरे लिए आसान नहीं कि मैं पूरे इंडिया का वो चेक करके बताऊँ, बट सिंपल आप गूगल कर लो कितना स्टैम्प ड्यूटी है। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जैसे पूना का है तो वो 30,000 फिक्स है, अमाउंट कोई भी हो, 1% या तो 30,000। मतलब क्या है, अगर प्रॉपर्टी 25 लाख की है तो 25,000 हो सकता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, बट 30 लाख या 30 लाख से ज़्यादा जो भी अमाउंट होगा, भले वो 10 करोड़ हो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस खाली 30,000 लगेंगे। तो ये स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का आ गया। और क्या क्या खर्चे आते हैं, कुछ चीज़ें होती है। तो देखो इसमें जो भी ये पूरा प्रोसीजर है, ये कंप्लीट करने में आपका एक लॉयर मदद करेगा। वो आपसे 8 से 12 हज़ार एक एवरेज मान के चलो 10,000 रुपये ले लेगा, कोई 15 ले लेगा। प्रॉपर्टी कभी कभी क्या होता है 2 बार पेपर करना पड़ता है, एक बार एग्रीमेंट टू सेल और डीड ऑफ असाइनमेंट या सेल डीड। तो थोड़े से एक मान लो एक पेपर के 10,000, डिपेंड करता है कि कौन सा लॉयर है, कितना बड़ा है और कौन सी शहर है, और 2 डॉक्यूमेंट के 15,000 ऐसे ले सकता है। अब आगे पैसा वैसा कब देना है, कैश कंपोनेंट कब देना रहता है, मद्रास कैफ़े भी उसको बोलते हैं। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जब आप पसंद आ गया तो एक टोकन होता है, कहीं तो भी लॉक होना होता है, तो बुकिंग अमाउंट जैसे बोलते हैं, तो एक टोकन अमाउंट रहता है। वो कितना होता है, तो मान लो अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 2%, मैक्सिमम 5%, तो 2 से 5 लाख तक एक टोकन अमाउंट आप दे देते हो सामने वाले को लॉक इन करने के लिए कि भाई अब वो आगे किसी को नहीं दिखाए। अब ये जो अमाउंट होता है ये नॉन रिफंडेबल होता है, या दोनों में एक MOU बनता है, उसमें लिख दिया जाता है कि जो 5 लाख दे रहा हूँ, अगर इनकेस कुछ कैंसिल होता है तो 2 लाख आपको नहीं मिलेंगे, फॉरफिट हो जाएंगे, 3 लाख आप रिफ़ंड करोगे, या तो पूरा का पूरा अमाउंट। अब जितना भी इसका फॉरफिट होगा या जितना भी इसके लिए नुकसान होगा, मतलब बायर ने दिया था टोकन, सेलर अगर बैकआउट करता है किसी वजह से, वो नहीं करता है, तो उसको उसकी डबल रकम देनी होती है। क्योंकि 5 लाख तो वो मुझे देगा, मतलब मैं बायर हूँ, मैंने दिए थे 5 लाख एक चीज़ के, तो मेरे 5 लौटाएगा प्लस 5 उसको देने पड़ेंगे, तभी ये कैंसिल माना जाएगा। नहीं तो फिर वो लिटिगेशन में जाएगी प्रॉपर्टी। ऐसे नहीं कि बायर तो फंस गया 5 दे के, उसको 5 लाख का टेंशन है, सेलर कुछ भी करता रहे। समझ गए? तो ये हो गया। अब जैसे MOU हो जाता है तो क्या होता है, जो अगर सामने वाला बंदा लोन ले रहा है, जो कि 80-90% केस में रहता है, तो वो जो भी बैंक से लोन लेगा वो आपको एक LOD दे देंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे देंगे कि मुझे ये चाहिए, और हम फिर जो भी है आपको पेपर देने होते हैं बैंक को 3-4-5 दिन में। मेन पेपर क्या होते हैं, तो वही कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होगा, सोसाइटी बनी तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का लगेगा, शेयर सर्टिफिकेट लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, लाइट बिल का लेटेस्ट लगेगा, रिसिप्ट पे किया हुआ, कभी कभी सैंक्शन प्लान ब्लूप्रिंट मंगा लेते हैं, हर बार नहीं पर कोई कोई बैंक मांग लेती है, वो आपको लग सकता है। तो ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट हैं जो, और जो भी चेन ऑफ एग्रीमेंट है, जितनी बार भी सेल खरीदी बिक्री हुई थी वो फ्लैट की, वो सारे पेपर होने चाहिए, बिल्डर से कब लिया, इससे कब लिया, ऐसे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बैंक मांगेगा। तो बैंक को जब डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो पेपर वगैरह लॉगिन कर देता है, तो वो बायर का क्रेडेंशियल देखेगा, सिविल स्कोर वगैरह कैसा है, अच्छा है तो फटाफट सैंक्शन देने की तैयारी करेगा, प्लस वो ये टेक्निकल और लीगल ये सर्च कराएगा प्रॉपर्टी की, या कभी कभी टाइटल सर्च रिपोर्ट भी बनवाते हैं 30 ईयर का, तो वो लॉयर को दे देंगे, वो बनाएगा। तो यहाँ टेक्निकल मतलब क्या होता है कि टेक्निकल में देखेंगे कि सारे जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जैसा था एज़ पर प्लान बना हुआ है क्या। लीगल वाला मतलब डॉक्यूमेंट का सारा पहलू चेक करेगा कि सारे पेपर ठीक है, कहीं मॉर्गेज तो नहीं किया हुआ है, किसी दूसरे को तो नहीं बेचा है, यही इसके ओनर है क्या नहीं। तो ये चीज़, और ये सब में भी जो एग्रीमेंट का रहता है ना, इंडेक्स 2 रहते हैं, सूची क्रमांक 2 ऐसे यहाँ पे बोला जाता है, उसका वो रहता है मेन जो डॉक्यूमेंट है जिस पे सारी चीज़ें लिखी रहती है। बाकी तो राम कहानी बहुत सारी लिखी रहती है, तो पढ़ लेना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट दे दिया हमने, अब तो इसका सैंक्शन आ जाएगा। सैंक्शन अगर सामने समझो बायर का भी लोन है, बायर का तो लोन है, सेलर का लोन नहीं है, तो सिंपल है सेल डीड होगा, तो वो एक DD बना देंगे कि जितना भी लोन इनका सैंक्शन हुआ था या जितना डिमांड, मोस्टली केसेस में होता है 80% तक बैंक लोन देती है। तो मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 80 लाख लोन लिया, तो वो कहेंगे कि आप अपना ऑन कंट्रीब्यूशन क्लियर कर दो, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन अपन भर देते हैं, वो अपना DD बाकी का 80 लाख का तैयार रखते हैं, वो कहते हैं जाके पेपर एग्जीक्यूट करो। पेपर एग्जीक्यूट करने के बाद उसका ओरिजिनल कॉपी, पुराने सारे ओरिजिनल पेपर, प्लस सोसाइटी है तो सोसाइटी का NOC, अगर बिल्डर के पास है तो बिल्डर NOC, वो लाके, और NOC चार्जेस क्या रहते हैं, तो 25,000 रुपये रहते हैं NOC चार्जेस, वो लाके हमें दे दो और हम आपको डिसबर्समेंट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है पेमेंट का।
तो अभी जो TDS है, TDS हम कब करेंगे? सौदे के पहले ही कर दो, जिससे कि जो उनका पेमेंट शेड्यूल में उसमें आ जाएगा कि 1%, समझो 1 करोड़ का था तो 1% पे किया, 99 का बाकी का आ गया हिसाब किताब। मान लो इसके अंदर थोड़ा सा नगद था, तो नगद हम पेपर पे नहीं दिखाते हैं। तो नगद कब देना रहता है? जिस दिन आप एग्रीमेंट टू सेल, जिस दिन पेपर पे वो साइन करने जाएगा, तो उसी दिन वो लोग मिलते हैं, लेन देन करके व्यवहार क्लियर करते हैं। ऐसे नहीं कि वो टोकन के टाइम दे दिया, ऐसा एडवांस में नहीं दी जाता, इसका कोई लिखा पढ़ी नहीं होता है। बट ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि मतलब ये सब से दूर ही रहो, क्लियर कट काम करो। अच्छा है, आजकल बहुत सब लफड़े होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ख़ुद का पेमेंट हम एग्रीमेंट टू सेल से पहले अपना ख़त्म कर देते हैं। TDS भी तब हम भर देते हैं। जो कभी कभी क्या होता है कि जो सेलर है उसका भी लोन है और बायर है उसका भी लोन है, तो इसमें थोड़े से दिन ज़्यादा लग जाते हैं। तो उस केस में क्या है, मान लो कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उनका 70 लाख लोन बाकी है, तो पहले ये बैंक एक बनाएगा 70 लाख का उनका DD, वो उनका लोन जो पिछला लोन है वो क्लोज़ करेगा। एग्रीमेंट टू सेल होगा, वो लोन क्लोज़ होगा, पेपर जब 15 दिन बाद रिलीज़ होके आ जाएंगे तब फिर सेल डीड बनेगा। तो इस हिसाब से इसका प्रोसीजर रहता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, कमेंट करो, और अगर चाहते हो डिटेल में एक एक चीज़ और क्लियर करो या कुछ नहीं समझा इसमें से, तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।